everyone, my name is Rajat Ahuja, your physics mentor. Now we have reached to a topic which is very important not only for exam point of view but also for the competition exams as well. तो लास्ट टॉपिक किया था आप लोगों ने कि कैसे हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे उस पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। वही एप्लीकेशन हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि हमारा आज का टॉपिक है उस पे लगता है। यस, तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर बहुत पॉपुलरली सुना होगा, तो कि गैल्वेनोमीटर हमारा बहुत वाइडली यूज होता है। क्लास 10 में भी आप लोगों ने सुना था कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये हम सबको पता है। तो वही चीज दिखाई है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर में बेसिकली कई टाइप से काम करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो बहुत फेमस एप्लीकेशन है, फेमस टाइप है गैल्वेनोमीटर का, वो कौन सा? तुम्हारा मूविंग कॉइल। इसलिए सामने में लिखा है वर्ड क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है? कॉइल के मूवमेंट के बेसिस पे है। ठीक है, तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करने के लिए, किसको? करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का? जो हम देखते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए करंट डिपेंडेंट टर्म which tends to rotate the coil and produces angular deflection। It is वही है जो मैं तुम लोगों को बताया था। सीधी सी बात है कि जब भी आप क्या करोगे कि ये करंट कॉइल कैरिंग कॉइल को, इस करंट कैरिंग कॉइल को जब भी आप क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे लास्ट वाले केस में हम लोग करेंगे कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क, जो कि क्या करना चाहेगा? उस कॉइल को रोटेट करना चाहेगा, और रोटेट करेगा तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर दिया है, एंगुलर डिफ्लेक्शन रिड्यूस करेगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि वो अपने पास से कुछ रोटेट किया है, कितना एंगल से रोटेट किया है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, या व्हाट गैल्वेनोमीटर डज and what is the principle behind working of a galvanometer. Now we'll move to the construction part. Here we have written the half construction just मैं आपको लिख के बताऊंगा, बट हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर दो डायग्राम्स के बेस पे मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर डिवाइस का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So let's move to the construction part here कि ये आप लोगों को डायग्राम देख के लग रहा होगा सर ये क्या बना दिया हो। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जनरली जो क्या होता है ना, मैग्नेट यूज होता है वो नॉर्मल मैग्नेट नहीं है, वो काइंड ऑफ ए कॉन्केव मैग्नेट बोलते हैं। कॉन्केव मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट थोड़ा इस तरीके से रहता है, इधर से सी इधर से सी, तो इस तरीके से मैग्नेट रहता है, वो हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैं बताऊंगा, बट ये याद रखना कि आप लोग यहाँ पे नॉर्मल मैग्नेट यूज करके इस टाइप का शेप का मैग्नेट यूज करते हैं, जिसको कॉन्केव मैग्नेट बोलते हैं, कॉन्केव पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मैग्नेट, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट which is of concave shape and having the north and south pole separated because these are electromagnets। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में क्या किया गया? कॉइल को रखा गया। कॉइल भी ऐसे नॉर्मली नहीं रखा गया। इस डायग्राम में पूरा चीज क्लियर नहीं होता तो मैं आपको नीचे बताऊंगा। ये मैग्नेट एक्चुअल में, ये मैग्नेट वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया, बट एक्चुअल में ऊपर से देखोगे डिवाइस में कैसे दिखता है? ये सिंगल पीस है मैग्नेट का, आपको दिख रहा है। ये जो सी वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे इसके बीच में आपने क्या किया कि ये एक कॉइल है, बट कॉइल डायरेक्टली नहीं आती। कॉइल के पीछे की भी स्टोरी क्या है वो समझिए। सबसे अंदर में रहता है सॉफ्ट आयरन कोर, सबसे अंदर में क्या रहता है? एक सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है। ठीक है, उस कोर के जस्ट ऊपर में एक फ्रेम रहता है। ठीक है, तो लिखा भी होगा कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो रहता है ना, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि बाउंड रहता है इसमें लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। ठीक है, तो हुआ क्या? सबसे पहले अंदर में कोर रहेगा, आयरन कोर, आयरन के ऊपर में एक वो रहेगा क्या? फ्रेम। आयरन कोर अंदर में, उसके ऊपर में फ्रेम, फ्रेम के ऊपर में तुम्हारी वायर क्या है? जो है बाउंडेड है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और वो पर्टिकुलर सेटअप को हम कहां पे रखेंगे? इस पर्टिकुलर मैग्नेट के बीच में, जैसे कि लास्ट वाले केस में भी हम लोग यही करते थे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अंदर में क्या किया? सॉफ्ट आयरन कोर रखा, जिसे सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बाहर में एक फ्रेम था, और इस फ्रेम के ऊपर में क्या है? तुम्हारी वायर जो है वो बाउंडेड है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो तुम्हारा क्या था, ऑब्वियस सी बात है, अब मेरे को पता है कि ये तुम्हारा जब कॉइल को क्या करते हो तो मैग्नेट के बीच में रखते हो तो ये रोटेट करता है। तो रोटेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? डायरेक्टली अपने आप तो रोटेट नहीं कर सकता, तो उस रोटेट करने के लिए हम उसको कहाँ रखेंगे? बीयरिंग्स में। अब बीयरिंग क्या होगी? कभी आप साइकिल वगैरह बनवाते हो या गाड़ी बनवाते हो तो देखोगे एक गोल से घूमने का रहता है, छर्रा रहता है, उसके बीच में छोटे छोटे छर्रे
होता है, तो वो क्या है, वो आप लोग का बीयरिंग्स है। तो उसी बीयरिंग्स के बीच में हम क्या करते हैं, उस बीयरिंग्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रेम को लगा देते हैं। और वो भी कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जो फ्रेम रहता है जिसके ऊपर में वायर राउंड रहती है, उसके पीछे शाफ्ट निकाल देते हैं, नीचे शाफ्ट निकाल देते हैं। शाफ्ट मतलब इट इज जस्ट लाइक ए डंडी, जिसको क्या करेंगे हम उस पर्टिकुलर बीयरिंग्स में अटैच करेंगे। तो ये ऊपर की बीयरिंग, ये नीचे की बीयरिंग, और बीच में तुम्हारा फ्रेम, और वो जो भी अटैच है किससे, एक शाफ्ट से। शाफ्ट मतलब आप और समझना चाहते हो तो अपने घर में फैंस वगैरह देखे होंगे, तो फैंस की जो डंडी होती है उसको भी हम लोग शाफ्ट कह सकते हैं, वो भी शाफ्ट ही है, क्योंकि जो शाफ्ट के ऊपर ही तुम्हारा क्या करता है, जो फैन वाला पोर्शन रहता है वो रोटेट करता है। तो जो भी चीज क्या करेगा, सपोर्ट करने के लिए रखेगा, रोटेट करने में हेल्प करेगा, दैट्स कॉल्ड शाफ्ट। तो दिस इज द शाफ्ट वाला पोर्शन, और ये बीयरिंग, ऊपर बीयरिंग नीचे बीयरिंग, दोनों साइड बीयरिंग रहेंगी तभी तो गोल गोल घूमेगा ना। तो ऊपर बीयरिंग नीचे बीयरिंग, ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर है कोर, उसके ऊपर में तुम्हारा फ्रेम, फ्रेम के ऊपर में तुम्हारा कॉइल बंधी हुई है, इसको मैग्नेट के अंदर में रखती है। यहां तक क्लियर है क्या? अब समझना, अब लॉजिक समझने की कोशिश करना, वो क्या है। ये जो कॉन्केव शेप ऑफ मैग्नेट क्यों लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाए, मतलब मेरा मेन एम क्या पता है, इसी से मैग्नेट लेने का मेरा मेन एम क्या है कि जब भी तुम्हारा कॉइल रोटेट करे तो वो कॉइल जो है उसका नॉर्मल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाए, 90 डिग्री। लॉजिक समझना, मान लो ये तुम्हारी कॉइल है, गोल गोल घूमेगी ना, तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। मान लो यहाँ पे पहुंची है ना, तो कोई ना कोई ये सी पोर्शन का एक ऐसी लाइन रहेगी जो इसके परपेंडिकुलर है, फिर ये थोड़ा सा घूमेगी तो यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर रहेगी तो घूमेगी, फिर ऐसे घुमा दो यहाँ पे एक लाइन रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब यही हो रहा है यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे कि ये तुम्हारा ये घूमने के बाद यहाँ पहुंचा, तो ये वाली जो लाइन रहेगी वो 100% इसकी एक ना एक लाइन से क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। फिर घूम के मान लो यहाँ पहुंचा, तो ये वाली जो लाइन रहेगी वो कहीं ना कहीं एक से परपेंडिकुलर रहेगी। फिर तुम्हारा घूम के मान लो यहाँ पहुंचा, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर एक सेक्शन मैग्नेट की कोई ना कोई लाइन से परपेंडिकुलर है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ना, तो ये जो लाइन है ना वो ऐसे पूरी अंदर की तरफ इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट जा रही है, रेडियस की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है, जब रोटेट करेगा रेडियली इनवर्ट जा रही है तो कोई ना कोई तो परपेंडिकुलर हर केस में रहेगा, इधर ओवरऑल परपेंडिकुलर रहेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर फील्ड को बोला जाता है रेडियल फील्ड। हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ट फील्ड। रेडियली का मतलब ये होता है अंदर की तरफ, व्हिच इज मेकिंग 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ दिस कॉइल। मैंने आपको बताया था एंगल में किससे बनाते हैं, प्लेन ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, तो हमेशा कोई ना कोई सेक्शन जैसे ये है तो ये आएगा तो दोनों इसके बीच में 90 बनेगा, अभी यहाँ पे 90 बनेगा, अभी यहाँ पे 90 बनेगा। तो हमेशा जो प्लेन का नॉर्मल है वो 90 बनाएगा और प्लेन कहीं ना कहीं 0 डिग्री बनाएगा। दोनों में डिफरेंस है स्टेटमेंट में। प्लेन हमेशा 0 डिग्री बनाएगा रेडियल लाइन से, या प्लेन पैरेलल रहेगा रेडियल लाइन से, और प्लेन का नॉर्मल हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा जिससे रेडियल लाइन से। ठीक है, ये इसलिए इस टाइप का जो है सी शेप का मैग्नेट रखा गया है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंस था रेडियल फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। अब एक और चीज तुमको बता देता हूं, सर यूज कैसे कर पाते हैं, थोड़ा सा और बताइए, मजा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बताया कि ये जो तुम्हारा बीयरिंग्स वाला एंड है ना, ये तुम्हारा कॉइल है। कॉइल है मतलब 100% कॉइल का वायर का एक एंड होगा और दूसरा एंड होगा। कॉइल है तो वायर है ना, वायर है मतलब एंड होगा उसका। तो उसके एक एंड को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, दूसरे एंड पे हम लगा दिया, वो टर्मिनल्स दे दिया। समझना है क्या, ये गैल्वेनोमीटर। मान लो मेरे को क्या मूड हुआ कि मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर किसी भी जगह में सर्किट में मैं देखूं कि करंट कितना मेजर कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, मेरे को मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस सर्किट में ले जाके ये वाले टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, ये वाले टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से कर दूंगा। तो होगा क्या कि करंट जो, मान लो तुम्हारा एग्जांपल देता हूं, इस सेक्शन को थोड़ा सा रफ कर दूंगा, जैसे मैं आप लोगों को उसका एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं वो बता देता हूं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा सर्किट है। अब लोगों ने देखा होगा क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा कि ये ऐसा सर्किट रहता है, ये बैटरी से कनेक्टेड रहता है। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस आप यूज करते हो क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, आपको पता है। करंट मेरा क्या हो रहा है, इस बैटरी से फ्लो के जा रहा है यहाँ पे। मेरे को एम ये है कि इस पर्टिकुलर करंट को मेजर करना है। तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, वो जो दो टर्मिनल्स दिए हुए थे ना, एक टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, एक टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट, और मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा, मतलब पूरा सेटअप कहाँ पे लगा है, इसके बीच। तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है कि करंट आएगा, रेजिस्टेंस होते हुए करंट जाएगा, और यहाँ गैल्वेनोमीटर होते हुए वापस जाएगा कहाँ पे,
बैटरी में, सही बात है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, ये दो टर्मिनल्स के बीच में क्या हुआ, ये वाला करंट आई था वो कहां चले गए, गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब अंदर जाता है तो क्या होता है, जब ये मान लेता हूं कि यहां से तुम्हारा करंट अंदर आ गया, ये करंट अंदर की तरफ जाएगा, तुमको बताया था चारों पोर्शन में से गोल गोल घूमेगा, तो तुमको समझ आया था कि जो इधर वाला रहता है वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसी करंट के कारण। और ये रोटेट कब कब करेगा, जब जब करंट फ्लो होगा। मान लेता हूं किसी करंट से सर्किट में ओपन कर दिया, यहाँ पे टीवी लगे रहता है, अगर सर्किट को ओपन कर दिया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड उसमें इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो टॉर्क जनरेट नहीं होगा, जो टॉर्क वहां पे जनरेट हो रहा है क्योंकि करंट अपसेट है। सही बात है कि नहीं? अगर टॉर्क कब जनरेट नहीं होगा, जब तुम्हारा करंट फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, सॉरी क्लोज कर दिया इसको, की को, तो तुम्हारा करंट फ्लो होना चालू करेगा, गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा, यहाँ पे करंट आना चालू हो जाएगा। करंट जब फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉर्क जनरेट करेगा। अब सिंपल सा एक और चीज बताओ, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क। तो मेरे को ये तो समझ आ गया, सिर्फ ये समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लॉजिक लगाया होगा ये गैल्वेनोमीटर में कि अगर मैं करंट 10 एम्पीयर का फ्लो करवा रहा हूं तो मान लो इतना मूव किया, 20 एम्पीयर का कराऊंगा तो इतना मूव किया, 30 एम्पीयर का कराऊंगा तो और मूव किया। जितना करंट बढ़ाते जा रहा हूं तो उसका रोटेशनल यानी कि उसका टॉर्क बढ़ते जा रहा है। मेरी बात सही है कि नहीं? जितना मैं करंट यहाँ पे दूंगा उतना ज्यादा गोल घूमेगा, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है सर मेरे को रोटेशन तो आगे समझ में, ऐसे कैसे करूं कि मैं इस चीज को मेजर कर पाऊं? तो उन लोगों ने क्या बुद्धि लगाई, ये रोटेट करता था ना, तो इस पर्टिकुलर कॉइल को कनेक्ट कर दिया एक पॉइंटर से। किससे कनेक्ट कर दिया? एक पॉइंटर से, और वो पॉइंटर को क्या कर दिया, स्केल से लगा दिया। स्केल का सेटअप रहता है, जब भी क्या होगा ना कि तुम्हारा ये घूमेगा, कौन? कॉइल घूमेगा तो साथ में पॉइंटर घूमेगा, है ना? और ये स्केल इस तरीके से डिजाइन रहता है, वो जनरली एंगल के टर्म्स में करंट बताता है, वो आप लोग को अभी बताऊंगा। इसके आगे का पार्ट है कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि किस तरीके से एंगल को हम करंट के टर्म्स में मेजर करेंगे वो भी देखेंगे। बट इधर लॉजिक अभी समझो यहाँ पे कि जब भी पॉइंटर मूव करता है एक्चुअल में वो एंगल मेजर करता है पॉइंटर, लेकिन हमको मिलता क्या रीडिंग? करंट। मतलब मेरे को ये समझ आ गया 10 एम्पीयर में इतना ही डिग्री घूमेगा, 10 एम्पीयर में इतना ही डिग्री घूमेगा, 20 एम्पीयर में 10 डबल घूमेगा, 30 एम्पीयर में उससे ज्यादा घूमेगा। तो मेरे को अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है उसके बेस पे मैं करंट की वैल्यू निकाल पा रहा हूं। तो यही तो एप्लीकेशन है, यही तो वर्किंग है मेन इसकी, ये गैल्वेनोमीटर की। कितना घूमेगा तो मेरे को क्या होगा, कितना ज्यादा करंट मिलेगा या रिफ्लेक्शन दिखेगा। एक और चीज, अब घूम गया तो वापस रेस्ट में लाना है कि नहीं? तब तो फिर से नई रीडिंग बताएगा। मान लो मेरा यहाँ पे 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर दिया, है ना? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 एम्पीयर का रीडिंग दिखा रहा है। मान लो करंट 0 करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये रेस्ट में वापस से आए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो रेस्ट में नहीं आ पाता अपने आप से, क्योंकि वो लैग हो जाता है ना? अगर मान लो वो अपने आप से वापस नहीं आ पाता तो हमको क्या चाहिए रहती है, कुछ ऐसी चीज चाहिए रहती है जो उसको वापस से क्या करे, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा? ऑब्वियसली बात है स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसी चीज है जिसको गोल घुमा के वापस से अपने स्टैटिक पोजीशन में लाएगा, या ओरिजिनल डेड पोजीशन में, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डेड पोजीशन में लाएगा। कौन लाएगा? स्प्रिंग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे बीच में फॉस्फर स्प्रिंग लगा के रखा है। वो स्प्रिंग क्या होता है ना, जब ये घूमता है ना, घूमने नहीं देता है, जितना हमारा घूम गया, लेकिन जैसे रीडिंग डेड होती है तो वापस से घूम के वो 0 में आ जाता है। तो स्प्रिंग का कितना बड़ा रोल है कि उसको डेड स्टेट में या वापस से अपनी ओरिजिनल रीडिंग में कौन लाता है? स्प्रिंग लाता है। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वाला पार्ट आप लोग क्लियर है। तो हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूं कि सिंपल सा क्या हुआ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो क्या रखे थे तुम्हारा, जो अपना कॉइल का सेटअप रखे थे, कॉइल का सेटअप को हम कनेक्ट करेंगे किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा, तो पॉइंटर गोल गोल घूमेगा, पॉइंटर गोल गोल घूमेगा, तो रीडिंग बताएगा, तो हमारा काम हो गया। वापस से स्टेट में कौन लाएगा? हमारा स्प्रिंग लाएगा, बात खत्म। ठीक है, अभी सर कैलकुलेशन वाला पार्ट, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट बचा है जो लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अगर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इसके आगे का जो मेन पार्ट है वो समझिए। मैं लास्ट टाइम आप लोग को जो लास्ट डेरिवेशन कराया था उसमें याद होगा, आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग किसी सर्कुलर लूप या किसी एक क्या बोलते हैं, किसी कॉइल को
क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन कितना आता है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सर्कुलर रूप नहीं है, इसको रेक्टेंगुलर रूप लिखिए, सॉरी करेक्ट कर लीजिए, दिस इज अ रेक्टेंगुलर रूप। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी रेक्टेंगुलर रूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि टॉर्क लगता है, जो टॉर्क हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था। और आपको भी बताया कि यहाँ पे जो ऐसा प्रोविजन दिया गया है जो अपना हॉर्स मैग्नेट लेके कि हमेशा जो फील्ड है वो रेडियल है, ठीक है। तो फील्ड अगर रेडियल रहे तो हमारा 90 डिग्री हमेशा आएगा, तो वहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि टॉर्क इज नथिंग बट NIBA। क्लियर है? इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। मैं तुम लोगों को साथ में एक और चीज बताया था कि ये जितना घूमता है वही टॉर्क को बैलेंस कौन करता है, तुम्हारा स्प्रिंग, याद है? तो मेरे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि द टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। अगर वो टॉर्क घूमेगा तो कुछ एंगल अल्फा से क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए कौन सा टॉर्क एक्ट होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क का मतलब होता है जितना घुमाया उसको वापस लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा, दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग टॉर्क, है ना। वो कितना होगा रेस्टोरिंग टॉर्क, वो किस कारण से होगा, वो उस पर्टिकुलर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी डिनोटेड बाय टाउ रेस्टोरिंग। तो एक चीज याद रखना, टाउ रेस्टोरिंग किसके प्रोपोर्शनल होता है कि जितना अल्फा एंगल डिफ्लेक्ट करवाना है उसके, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो आप लोग हमेशा याद रखना, ये आप लोगों को काम आएगा कि टाउ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू k इनटू अल्फा। k क्या रहता है, उस अल्फा के लिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, व्हिच इज कॉल्ड द टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये आपको याद रखना चाहिए। स्प्रिंग आप लोग क्या है कि ज्यादा डिटेल में पढ़े नहीं है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, बट आप लोग याद रखना कि टॉर्सन कांस्टेंट करके एक चीज होती है k। तो टाउ जो आता है किसी भी स्प्रिंग के लिए जिसको लोग रेस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, वो क्या आ जाएगा k इनटू अल्फा। और यही वाला टॉर्क क्या करता है, ये वाले टॉर्क को काउंटर करके वापस से उसको डेड पोजीशन में लाता है। मैं आप लोगों को बताया था। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब डेड कंडीशन में लाना है तो उसके लिए क्या होगा, टाउ हैज टू बी इक्वल टू टाउ रेस्टोरिंग, या टाउ रेस्टोरिंग हैज टू बी इक्वल टू द टाउ। तो वी कैन इक्वेट बोथ द टाउस। तो वी कैन सी कि k अल्फा इज इक्वल टू NIBA which we have already calculated। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, NBA upon k into I। मैं ये मान लेता हूँ, मेरे को पता है नंबर ऑफ टर्न्स इज ए कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड मैं खुद अप्लाई करके रखा हूँ इज ए कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल इज ए कांस्टेंट एंड टॉर्सनल कांस्टेंट इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट। तो दिस होल टर्म्स आर कांस्टेंट, द ओनली वेरिंग क्वांटिटी इज I। तो वी कैन से दैट तो डिफ्लेक्शन अल्फा होगा व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही मैं बताना चाह रहा था कि कितना करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या आएगा, मेरा डिफ्लेक्शन अल्फा है। जितना ज्यादा क्या आएगा तुम्हारा करंट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा डिफ्लेक्शन आएगा उस पर्टिकुलर कॉइल में। इसमें एक लास्ट बस वर्ड लिख लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको रीफ्रेम करके लिख सकते हो आई को, आई के टर्म्स में, तो आई हो जाएगा तुम्हारा k अपॉन NBA इनटू अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, k को उधर ले जाओ तो k अपॉन NBA इनटू अल्फा। ये k अपॉन NBA एक नया कांस्टेंट कहलाता है व्हिच इज कॉल्ड द G, कैपिटल G। दिस G इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये आप लोगों को बस याद रखना है फॉर्मूला टाइप में कि वेयर कैपिटल G इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो लॉजिक यहां से क्या समझ आया कि रेस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल करता है, तुम्हारे ओरिजिनल टॉर्क के, जो कि इसमें लगता है रेक्टेंगुलर कॉइल पे लगता है। और दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे समझ आता है कि जो अल्फा है यानी कि एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। और लास्ट में फिर ये फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, I इक्वल टू G अल्फा, जहां पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है, k अपॉन NBA। ये G की वैल्यू है जनरली एमसीक्यूज में पूछते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। मैं चाह रहा था इसमें एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसी वीडियो में बना दूं, बट क्या होता है ऑलरेडी ये वीडियो का स्ट्रेच लेंथ बहुत बढ़ गया है। तो आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो, साथ में उसके फैक्टर्स भी बता दूंगा। उसके बाद 2 वीडियोस और बचे हैं यानी कि जिसमें एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करें और गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें, वो भी हम देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। And if you like this lecture, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Dheeraj Sir. Thank you.